बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में आप सब लोगों को वेलकम। जो लोग मेरे साथ लाइव जूम में हैं उनको भी, और जो लोग लेटर ऑन रिकॉर्डिंग देखेंगे यूट्यूब के थ्रू उनको भी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पोस्ट आरएन टेस्ट, बिकॉज अब बस एक ही दिन है। आज के इस लेक्चर में हम फाइनल रिवीजन करेंगे। मैं आप लोगों को के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, तो जो कि आप लोगों के इंशाल्लाह ताला काम आएंगी। तो सबसे पहले हम, इससे पहले कि कोई टॉपिक डिस्कस करें, सबसे पहले मैं आपको आज फाइनल टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ जिनको यूज़ करके आपने अपने पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो जो टिप, इसको ज़रा मैं नीचे कर देती हूँ, ठीक है, सो दैट हमारी स्क्रीन जो ये साइंस वगैरह हम बाद में देखेंगे। टिप नंबर वन क्या है? टिप नंबर वन क्या है जी? एक सेकेंड, ये क्या हो गया है? अच्छा, अच्छा जी, टिप नंबर वन आपकी क्या है? सबसे पहले ना, वही चूज सिलेक्ट वो करें, ठीक है। सिलेक्ट द ऑप्शन जो सबसे पहले आपको क्लिक करता है, ठीक है, जो आपके मतलब जो जो फर्स्ट हिट करे आपके माइंड में, ठीक है। जो फर्स्ट हिट करे, जो आपको सही लगा, जो आपको पहली दफा सही लगता है ना, वो हमेशा सही होता है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मतलब अगर आपको एक नज़र में पहला ऑप्शन सही लग रहा है ना, तो वो 100% सही होगा, लेकिन और सबसे पहले आपने ये देखना है, ठीक है। डबल माइंडेड नहीं होना। डबल माइंडेड होके आप लोग गलतियां करते हो और आपको समझ नहीं आती। तो सिलेक्ट द ऑप्शन जो कि ऑप्शन दैट दैट फर्स्ट हिट योर ब्रेन, ठीक है, दैट फर्स्ट हिट एस, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये है कि आपने इफ इफ यू आर श्योर, ठीक है, इफ यू आर श्योर, तो फिर आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। अगर आपको श्योर है, कोई कोई टॉपिक आपको अच्छे से आता है, तो फिर आपने हरगिज कंफ्यूज नहीं होना, फिर आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं, अब उस तरफ आते हैं कि जो एमसीक्यूज आपको नहीं आते होंगे, या जो एमसीक्यूज आपको लॉन्ग सिनेरियोज को आपने कैसे करना है, हाउ टू टैकल लॉन्ग सिनेरियोज, ठीक है। हाउ टू टैकल लॉन्ग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, लॉन्ग लॉन्ग स्टेटमेंट्स जो होती हैं। अब आपके ना, आपके उसमें आपने ये देखना है, ठीक है, कि द आंसर इज ऑलवेज इन द क्वेश्चन, ठीक है। द राइट आंसर जो होता है ना, द राइट आंसर इज ऑलवेज इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट, ठीक है। किस तरह से आपने ढूंढना है उसको? कीवर्ड्स देखने हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट में जरूर होता है। क्वेश्चन स्टेटमेंट के आपने कीवर्ड्स देखने हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, और क्वेश्चन स्टेटमेंट वाली वर्डिंग जिस ऑप्शन में ज्यादा होगी ना, वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है, क्वेश्चन स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है। फिर आप जो उसमें जो कीवर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे आपके क्वेश्चंस के, ऑफ क्वेश्चन, उसको आपने मैच करना है। कीवर्ड्स ऑफ जो क्वेश्चंस के हैं उसको मैच करें विद स्टेट ऑप्शंस, ठीक है, जो ऑप्शन एमसीक्यूज के होंगे। और अक्सर आपके सवाल के अंदर आपका जवाब होता है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड लग रहा है आपको, वो देखें। अब जो टिप नंबर फोर है ना, टिप नंबर फोर ये है कि आप रिमूव करें, रिमूव रिमूव करें ऑड वन आउट ऑप्शंस को, ठीक है। ऑड वन आउट ऑप्शंस को पहले रिमूव कर लें, क्योंकि आपके ऑप्शंस ऐसे, आपके जो ऑप्शंस होते हैं, दो ऑप्शंस बिल्कुल करीब करीब होते हैं, दो ऑप्शंस बिल्कुल बिल्कुल गलत होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक, कल मैंने आप लोगों को एक एमसीक्यूज दिया था, बल्कि अक्सर मतलब इंग्लिश का एक एमसीक्यू था, उसमें उसमें आपके पास जो ऑप्शन थे ना, ऑप्शन में एक वर्ड ग्लोइंग था। ऑप्शन नंबर ए जो था वो था ग्लोइंग, और ऑप्शन नंबर बी जो था वो था शाइनिंग। अब ग्लोइंग और शाइनिंग का सेम मीनिंग है, ठीक है।
ऊपर एक और लफ्ज का आपसे हमने पूछा गया था सिनोनिम। अब जो इस तरह के दो ऑप्शंस होंगे जिनका एक ही मतलब बन रहा है, वो आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, वो आंसर नहीं हो सकते कि दो हम मानी लफ्ज अगर आ रहे हैं ऑप्शंस में, या दो ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनका एक ही मतलब बन रहा है, तो वो फिर उनको आप रिमूव कर दें, वो आंसर नहीं हो सकती। फिर अपना आंसर आप दूसरी दो स्टेटमेंट्स में से ढूंढे। तो देखिए इसमें भी अगर आप गैस लगा रहे हो तो आपका गैस जो है वो थोड़ा सा वैलिड वैलिड हो रहा है। ये तरीकाकार है। फिर जब अगर आप देखें कि भाई अब आपको समझ नहीं आ रही, टाइम भी शॉर्ट है, अब ये जो नेक्स्ट मैं 5 टिप दे रही हूँ, 5th टिप दे रही हूँ ना आपको, ओनली यूज दिस ओनली यूज दिस टिप व्हेन व्हेन यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास 5 मिनट्स हैं और आपके 10 MCQs पड़े हैं जो कि आपने छोड़ना नहीं है। अब आप बिल्कुल आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। छोड़ के नहीं आना, ठीक है, हरगिज छोड़ के नहीं आना। इस सीन में आप क्या करेंगे? चूज लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। ठीक है, जब आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, जब आप बिल्कुल एंड पे जा रहे हो। ठीक है, ये तो होगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स MCQs को सॉल्व करने के हवाले से। अब आपको एक फाइनल रिमाइंडर जो देना है ना मैंने, वो ये है कि आपने अपनी अब देखिए आप एग्जाम में जा रहे हो। ठीक है, एग्जाम में जा रहे हो, आपके पास आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में क्या क्या चीजें आपके पास कैसे आपको एक आपको मिलेगी क्वेश्चन शीट्स। जिन लोगों ने पहले पेपर दिया हुआ है उनको तो आइडिया है, लेकिन जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया हुआ पहले, जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनको मैं बताऊं, एक आपके पास होगी क्वेश्चन शीट्स जिसके ऊपर क्वेश्चन लिखे होंगे। आपको दो शीट्स मिलेंगी। ठीक है, दो शीट्स मिलेंगी। एक एक होगी जिसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, दूसरी शीट जो होगी ना, दूसरी शीट जो होगी वो होगी आपकी OMR शीट। ठीक है, OMR शीट होती है जिसपे आपने बबल फिल करने होते हैं। इसको हम OMR शीट भी बोलते हैं और बबल शीट भी बोलते हैं। इसके अब ये है कि आपने कुछ बच्चे ऐसे करते हैं OMR शीट पे, मैं आपको अभी ना गूगल करके एक OMR शीट दिखा भी देती हूँ, जरा 1 मिनट मुझे दीजिएगा, सो दैट आपको एक अच्छे से ना ओरिएंटेशन हो जाए। देखें आप की जितनी मर्जी अच्छी तैयारी हो, अगर आपको OMR शीट फिल करनी नहीं आ रही, तो दैट मीन्स कि आपकी तैयारी का कोई अ, फायदा नहीं है। आप जब अच्छे से उसको अपने क्वेश्चंस को सही जगह पे सॉल्व करके नहीं आएंगे तो फिर क्या फायदा। ये मैं अभी आपको ना, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं आपके लिए OMR शीट ही निकाल रही हूँ। कहाँ गई? एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये इमेजेस में, हाँ ये आ गई। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ स्क्रीन में। देयर वी गो। ये देखें, अब आपको स्क्रीन में नजर आ रही है ये शीट्स, बबल वाली शीट्स जिसको हम बबल शीट भी कह लेते हैं कभी कभी। नजर आ रही है? आप जरा मुझे चैट में बताइएगा। ये देखें, ये है आपकी OMR शीट्स। अब इसमें आपने क्या करना होता है, ये खुल नहीं रही, क्या है पता नहीं इसमें प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, ये देखिए, ये स्क्रीन पे मल्टीपल OMR शीट्स आपको नजर आ रही हैं। आपने इस वाली शीट पे, इस वाली शीट को बहुत गौर से देखना है। ठीक है, इसमें आपने अपना नाम सही जगह पे लिखना है, अपना रोल नंबर सही जगह पे लिखना है। इसी तरह की पिंक या ब्लैक शीट होती है, ये वाली भी आप देख सकते हो, ये वाली भी देख सकते हो। ये OMR शीट है, और यही शीट जो है ना, यही असल चेकिंग के लिए जाती है। इसमें अब आप ये देख रहे हो, ये ओपन हो जाए ना एक दफा, एक सेकंड में इसको PDF में निकालती हूँ आप लोगों के लिए। तो इसमें आपने सही जगह पे अपना नाम करना है, सही जगह पे आप लोगों ने अपना
रोल नंबर लिखना है, ठीक है, जहाँ पे जगह दी हुई होगी, ये देखिए ये आ गई। ये अब देखिए इस तरह की शीट आपको मिलेगी। इसमें आपने आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है जी A 1 2 3 4 5 6। अब आपका जो रोल नंबर आएगा ना, आपने इसको सही से फिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आपके पेपर्स के मार्क्स डिपेंड करते हैं कि आपका रोल नंबर सही जगह पे फिल हो। अगर देखें आपका है जैसे कि इसमें दिया हुआ है 1 1 2 3 4, तो देखें जीरो में आपने जीरो को फिल करना है, वन के नीचे आपने वन को करना है, टू के नीचे टू को, थ्री ऊपर आपने अपना रोल नंबर लिख देना है जो भी होगा, और फिर उसके हिसाब से वही डिजिट में नीचे आपने बबल उसी डिजिट वाला फिल करना है। तो इस तरह से आपने अपनी OMR शीट फिल करनी है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि OMR शीट में आप अपना नेम सही जगह पे लिखेंगे, रोल नंबर सही जगह पे लिखेंगे, तो ही आपके मार्क्स आएंगे। क्योंकि ये कंप्यूटर कंप्यूटर में जाके चेक होनी होती हैं शीट्स, मैनुअल तो चेक ही नहीं होती। तो अगर आप अपना रोल नंबर सही जगह पे फिल करेंगे, आप अपने आंसर सही जगह पे बबल सही से मार्क करेंगे, तो ही आपके मार्क्स आएंगे। अदरवाइज फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है कि आपने अपने आंसर्स को किस तरह से OMR शीट में अपने आंसर्स को किस तरह से फिल आउट करना है। तो इसमें अच्छा, इस पे ये एक तो जो ऑनलाइन जब हम कुछ खोलते हैं तो उस पे एड्स वाला जो सीन है ना, ये सारी बात को डिस्टर्ब कर देता है। खैर, अब ये देखिए ये तो आ गया आपका आपने रोल नंबर अपना लिखना है, जहाँ पे आपका नेम है आपने सही जगह पे नेम लिखना है, किसी गलत जगह पे कुछ भी नहीं लिखना, वरना आपका जो पेपर है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मार्किंग में, या आपका कैंसिल हो सकता है पेपर। फिर अगर स्टूडेंट सिग्नेचर की जगह हो तो कर लीजिएगा, ना होती है वैसे वो आपको बता भी देते हैं, लेकिन आपकी एक दफ़ा से थोड़ी अपनी भी ओरिएंटेशन होनी चाहिए। अब हम जाते हैं, ये आपका ऊपर तो ये तो आपका आ गया रोल नंबर वाला सीन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपने अपने आंसर्स किस तरह से लिखने हैं। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है एक 1 2 3 4 या ABCDE। अब पता है क्या होता है, ये जो OMR शीट होती है ना, इसमें ऊपर ई तक या ABCDE या F तक भी समटाइम्स बबल फिल होते हैं। एक दफा मेरे से मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने अपना मेरे पेपर में ऑप्शन बस डी तक थे, और वो जैसे होता है कि आखिरी ऑप्शन ही डी है, तो मैंने इधर OMR शीट पे ई तक ऑप्शंस थे। तो मैंने जो जो आंसर डी थे वो सारे मैंने ई में लगाए हुए थे। मेरे तकरीबन 10 MCQs इसी वजह से गलत हो गए थे कि मैं, और ई मैंने सारे नीचे ई में बबल फिल कर दिए थे, और ई वाला ऑप्शन तो मेरी क्वेश्चन शीट में था ही नहीं। तो ये वाली जो चीजें हैं ना, इनका आपने खास ख्याल रखना है, विजिलेंट रहना है। आपने देखना है कि आपकी बबल शीट में ABCD तक ऑप्शन है। अगर ई तक ऑप्शन है तो आप लेड पेन, और आपके आंसर्स में अगर सिर्फ डी तक है तो आप ई को ना अपनी रिमाइंडर के लिए कच्ची पेंसिल, जो लेड पेंसिल आपकी होती है, उसके साथ हल्का सा वो मतलब क्रॉस लगा दें अपने रिमाइंडर के लिए, बाद में उसको इरेज कर दें। क्योंकि OMR शीट पे आप अननेसेसरी कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। इवन लेड पेंसिल भी अलाउड नहीं होती, कच्ची पेंसिल भी अलाउड नहीं होती। तो आपने ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट यूज करनी है, ठीक है। और अपना जो आपके ये इसके बाहर नहीं जाना, इसको अच्छे से फील करना है कि ये जिस तरह ये पूरे ब्लैक ब्लैक राउंड सर्कल्स है ना, इस तरह वाले ब्लैक ब्लैक राउंड सर्कल्स होने चाहिए। अभी ये 2 मिनट बाद फिर आपको ये देखें, जिस तरह से ये फील है ना कि कोई जरा सी भी बाहर बाहर भी नहीं जाए, इसमें स्पेस भी ना हो, अच्छे से फील करना है, ठीक है। अपने ये रॉन्ग मेथड है कि आप हल्का सा ऐसे कर दें या थोड़ा सा फील कर दें, ये रॉन्ग मेथड है। करेक्ट मेथड ये वाला है कि पूरा जो सर्कल है वो अच्छे से फिल किया हो और सही जगह पे आप से नीचे फिल करें। तो ये जिस चीजें हैं इनका आपने खास ख्याल रखना है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद करें, और इंशाल्लाह ताला आपने इस तरह वाली जो माइनर मिस्टेक्स होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बैकफायर कर जाती हैं आपके ओवरऑल स्कोर्स में। तो इनको आपने ख़ास नज़र में रखना है। अब हम अपनी टिप्स की तरफ वापस आते हैं। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अपना ब्लाइंड तुक्का उस टाइम लगाना है जब आपका
आपको कुछ ना आता हो, एक लाइन तुक्का ये होता है लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट चूज कर लेना। और सम टाइम कोई एक ही ऑप्शन आपके माइंड में जो आ रहा हो, जैसे बी सी, मोस्टली मैं तो बी सारे, जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती मैं सारे बी लगा देती हूँ, उसमें से कुछ सही हो जाते हैं। मतलब कि लास्ट पे जब टाइम नहीं होता, लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट वाला भी मोस्ट ऑफ द टाइम लग जाता है तुक्का। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपने खास तौर पे नजर में रखना है। सबसे पहले आपने अपनी अपनी नॉलेज और अपने कॉन्फिडेंस से चूज करना है अपना आंसर। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ें और फिर आंसर स्टेटमेंट को देखें और कीवर्ड मैच करें। आपके आंसर में और क्वेश्चन में, राइट आंसर और क्वेश्चन स्टेटमेंट में वर्डिंग जो होती है वो काफी हद तक सिमिलर होती है। तो ये भी एक तरीका होता है सही आंसर तक पहुंचने का। फिर ये है कि आप सिमिलर ऑप्शंस को देखें कि जो ऑप्शंस एक जैसे हैं उनको आप कट कर दें, क्योंकि दो सेम तरह की स्टेटमेंट आंसर नहीं हो सकती। फिर दूसरे दोनों ऑप्शंस में से कोई एक चूज कर लें। और लास्ट रिजॉर्ट ये होती है कि सारे बी चूज कर लें या लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट वाला तुक्का जो है वो ठीक है। अब अब आपके पास जो मटेरियल्स हैं उनको तो आपने पढ़ना ही है। कुछ मैं आपको अभी शॉर्ट लिस्ट करके कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ। इनके इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज तो आप ऑलरेडी कर ही रहे होंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इनको आप गूगल करके, या अगर आपके पास कोई बुक है तो इनको ना शॉर्ट सा ब्रीफ सा ज़रूर पढ़ें। जिसमें सबसे पहले इंग्लिश इंग्लिश में तो आप एमसीक्यूज जो आपको दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करें, जाहिर है वो ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स हैं वो आप देख लें। लेकिन इंग्लिश में भी प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन के एमसीक्यूज जो है या प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस कर लें। ये इंग्लिश में इंग्लिश की मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन में से तो मस्ट चार पांच एमसीक्यूज आने ही आने होते हैं। प्रेपोजिशन आपको पता है ना क्या होती है? ये जो इन, ऑन, टू, फॉर, इस तरह की जो फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं वो प्रेपोजिशन होती है। दूसरे नंबर पे आपने करना है जनाब, ओहो ये क्या हो जाता है, दूसरे नंबर पे आपने, सॉरी यार, दूसरे नंबर पे आपने प्रेपोजिशन हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है ना उसको उसको हल्का हल्का सा रिवाइज कर लेना है। टाइप ऑफ सेंटेंसेस में से भी आपके एमसीक्यूज जो हैं वो हो जाते होते हैं, ठीक है, उसमें से भी दो तीन एमसीक्यूज जरूर आएंगे। टेंसेस के एमसीक्यूज देख लें, ठीक है। यार ये मैं क्या कर, कौन सी की प्रेस हो रही है जिसका मुझे पता नहीं चल रहा। एक मिनट में इसको नीचे कर लो। टाइप ऑफ सेंटेंसेस आ गए आपके, ये देखो फिर, चले, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आ गया आपका। टेंसेस के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, टेंसेस हो गए, टेंसेस हैं। उसके बाद एक्टिव पैसिव और ये जो टिपिकल चीजें होती हैं यही, ये कुछ दो चार चीजें आप अच्छे से रिवाइज कर लो। वोकेबलरी के भी जो आप लोगों को दिया हुआ है ना, बस वही देख लो, क्योंकि वोकेबलरी जो है वो ओपन एंडेड है। कभी वो वर्ड्स आ जाते हैं जो आपको आते हो, कभी नहीं आते, तो उसके लिए जो वीडियोस वगैरह हैं बस उन्हीं को देख लो। अब हम आ जाते हैं मिडवाइफरी के टॉपिक्स की तरफ, ठीक है, मिडवाइफरी के टॉपिक्स की तरफ। इसमें आपको सबसे पहले प्रेगनेंसी में हम देखते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जरूर आपने पढ़ना है, ठीक है। इसको ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, जैसे इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, सॉरी प्रेगनेंसी के स्पेलिंग गलत हो गए हैं। साइन एंड सिम्टम्स हैं, जैसे इसका टिपिकल साइन क्या होता है, शोल्डर पेन होती है, और कहाँ कितना टाइम होता है इसमें, ये चीज़ें एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रिवाइज कर लें। प्रेगनेंसी के साइंस जो है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के जो साइंस हैं, ठीक है, इसमें चैडविक साइन, हैगर साइंस, वो वाले साइंस की मैं बात कर रही हूँ, वो अक्सर आ जाता है। फिर अबॉर्शंस और टाइप्स ऑफ अबॉर्शंस हैं, ठीक है, और इसकी टाइप्स ये हमने किया है अच्छे से, इसको आप ज़रूर देखें। फिर प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है, प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ आ गई, प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज़। और एक टॉपिक जो हमने जो हमसे थोड़ा सा अ, नहीं हम कर पाए,
वैसे ये है कि वो इजी सा था, दैट्स वाई मैंने सोचा कि उसको आप लोग देख लेंगे खुद से ही। तो वो आपने खैर देखना है, ठीक है। ये एबनॉर्मेलिटीज का कुछ ही बन गया है। ठीक, आप सही है। वो था पॉलीहाइड्रोमिनास और ओलिगोहाइड्रोमिनास, ये इसमें से दो तीन एमसीक्यूज जरूर आने हैं। तो इसके आपने ना, पॉलीहाइड्रोमिनास और ओलिगोहाइड्रोमिनास ये सारे, ठीक है। पॉलीहाइड्रोमिनास और ओलिगो, पॉलीहाइड्रोमिनास ये होता है जब आपकी जो वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो जब नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो पॉलीहाइड्रोमिनियास होता है, वो आई गेस मेरे ख्याल 1000 ml से ज़्यादा है। और जब वो नॉर्मल से कम होता है, 500 से या 300 से, कुछ बुक्स में 5 होता है कुछ में 3 होता है, उससे कम होता है तो ओलिगोहाइड्रोमिनास कहते हैं। दोनों कंडीशंस ये ठीक नहीं होती, दोनों के जो है वो मदर और फीटस दोनों को साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये दोनों आप, ये आपने देखना है। इसके बाद फिर लेबर की स्टेजेस जो रहती है ना, उसमें लेबर की स्टेजेस से रिलेटेड नर्सिंग मैनेजमेंट ही ज्यादा आती है। लेकिन जो परपीरियम है ना, परपीरियम का टॉप, परपीरियम इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। परपीरियम को देखना है, उसमें उसके उसकी जो 3 स्टेजेस होती हैं वो आपको पता हो, जो उसमें ब्लड होता है, लोकिया रबरा, लोकिया सिरोजा, और वो आपको आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद अब आते हैं जनरल नर्सिंग के टॉपिक्स की तरफ। जनरल नर्सिंग में हमारे पास, जनरल नर्सिंग में आप लोगों ने ना एमसीक्यूज देखने हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एफ ओ एन के, ठीक है। एफ ओ एन के देखिएगा, उसमें से जैसे कि पोजीशंस वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन से पेशेंट के लिए कौन सा बेड चाहिए होगा, किस पोजीशन में आप किस पेशेंट को किस पोजीशन में आपने रखना है, ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर बेड सोर्स से रिलेटेड, उसकी प्रिवेंशन से रिलेटेड आ जाता है। नर्सिंग प्रोसेस अच्छे से मैंने आपको पढ़ा दिया है। नर्सिंग प्रोसेस आपको इसलिए पढ़ा दिया था बिकॉज वो डिप्लोमा में नहीं होता, लेकिन आपके टेस्ट में आते हैं उससे क्वेश्चन। नर्सिंग डायग्नोसिस से रिलेटेड भी सिनेरियोज आ सकते हैं। फिर आपने आईसीयू, आईसीयू, सीसीयू से अब एनक्लेक्स से कुछ एमसीक्यूज जरूर पढ़ के जाने हैं, इसमें से भी आते होते हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ में से भी कुछ एमसीक्यूज आ जाते होते हैं, एक आधा ही आता है लेकिन आ जाता है। पीरियड्स के एमसीक्यूज आते होते हैं 3 4, जैसे कि हर्षस्प्रंग डिजीज हो गया, जो कुछ इस तरह की पीरियड्स जो है ना, पीरियड्स में से भी आते होते हैं। तो ये वाली जो चीजें हैं ना, इनमें बाकी रह गया आपका नर्सिंग रिसर्च या नर्सिंग मैनेजमेंट या थ्योरीज, जैसे कि वो मैंने आपको एक पढ़ाई थी। तो उनका उनका डिपेंड करता है एग्जामिनर्स पे, वो दे दें या ना दें। कुछ थोड़े बहुत एनाटमी फिजियोलॉजी भी आ जाती होती है, ठीक है, कभी कभार, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन एनाटमी फिजियोलॉजी भी, जो बेसिक एनाटमी फिजियोलॉजी है ना, उनका भी, उनसे रिलेटेड भी जो एमसीक्यूज हैं नर्सिस लैब से या प्रो प्रॉफ से, आप लोग जो है ना उनको प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। देख लें तो आपके लिए अच्छा होगा। ये सारा जो था ना, ये अब तक का मतलब इम्पोर्टेंट लास्ट मिनट्स आपके लिए एडवाइस थी। इस पे अमल करें, ये सारी चीज़ों को आप देखें तो इंशाल्लाह ताला आप अच्छे से, हाँ, एक और चीज़ जो ऊपर रह गई है वो है आपका जो आता है ना इसमें वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन का जो स्केड्यूल है वो, और वैक्सीनेशन वाला टॉपिक एक दफ़ा हल्का सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैक्सीनेशन वाला और एपगार स्कोर, एपगार स्कोर, ये आपने ज़रूर पढ़ना है। वैक्सीनेशन का जो स्केड्यूल है वो, और एपगार स्कोर, ना आए तो ना आए, लेकिन आने पे आए ना तो एक साथ ही 3 4 एमसीक्यूज इनमें से आ जाते होते हैं। तो ये मोटी मोटी चीजें थी
जो आप लोगों ने अपनी अब रिवीजन में आपने कोशिश करनी है कि ये चीज़ें आप रिवाइज करें, ये टॉपिक्स आप कल का दिन बैठें और अच्छे से इनको रिवाइज करें। इन पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लें। जो आप लोगों को मटेरियल दिया है दैट इज़ मोर देन एनफ, इंशाल्लाह ताला उससे आपकी बहुत हेल्प होगी। अब हमारे पास लास्ट 10 मिनट्स हैं और मैं चाहती थी कि ये जो साइंस है ना, ये मैं आपको एक दफ़ा खुद भी मतलब पढ़ा दूँ और हम इसको आज के लेक्चर में देख लें। सोची तो और भी चीज़ें हुई थी लेकिन ऑब्वियसली वी आर ऑलवेज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो दैट्स वाई ग्रुप में आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट में रहें और अच्छे से रिवीजन करें। आप बैठ जाइएगा। आज मैं आप लोगों को एक 50 मार्क्स का टेस्ट भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसको भी सॉल्व करें। उसमें भी मैंने कोशिश की है कि पैटर्न को जो है वो फॉलो रखें हम। उसमें 15 मार्क्स की इंग्लिश, 15 का आपका मिडवाइफरी का पोर्शन होगा और 20 मार्क्स का आपका जनरल नर्सिंग का होगा। तो उससे भी आपकी थोड़ी सेल्फ एवेलुएशन हो जाएगी। तो ये साइंस हैं, इनको हम देखते हैं। व्हाट इज चैडविक साइन? ये जो साइन है ना, चैडविक साइन, हैगर साइन, ये प्रेगनेंसी के साइंस होते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी के साइंस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। ये आमतौर पे हमारे मतलब इतना इनका जिक्र नहीं हमारे पास होता, तो हमें मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कराते हैं। तो ये क्या होता है, और अक्सर ये मिक्स भी हो जाते हैं। तो चैडविक साइन जो है, दिस इज ब्लूइश और पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स या विजाइना। और जो हैगर साइंस है ना, ये होता है सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्राइन इस्थमस और अर्ली प्रोबेबल फिजिकल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये दोनों ही एक साथ ही तकरीबन होते हैं, 6 से 8 वीक्स या और 6 से 12 वीक्स के दौरान ये होते हैं। और मोस्टली ये आपस में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और इनसे रिलेटेड आप ना एमसीक्यूज जो हैं उनको भी पढ़ लीजिएगा, मैंने आज के टेस्ट में भी शामिल किए हैं। ये काफ़ी काफ़ी हद तक आते रहते हैं। तो की प्रेगनेंसी साइन में चैडविक्स एंड हैगर्स, हम अब इनको ज़रा कंपैरिजन में पढ़ लेते हैं। तो चैडविक साइन क्या होता है? इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि विजाइनल म्यूकोजा एंड सर्विक्स अपीयर्स ब्लूइश और पर्पलिश, समटाइम्स कॉल्ड जैकमियर साइंस। अब ये जो जैकमियर साइंस है ना, ये चैडविक साइन को कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज आ जाता होता है कि कौन सा साइन जो है वो जैकवियर साइंस कहलाता है। तो वो चैडविक साइन होता है। और इसमें क्या होता है, विजाइना सर्विक्स जो होती है दैट इज ब्लूइश एंड पर्पलिश, मतलब डिसकलरेशन ऑफ विजाइना होती है इसमें। और सेकंड, इसका कॉज क्या होता है, इंक्रीज्ड वेस्कुलैरिटी, ब्लड फ्लो इन द एरिया। और टाइमिंग जो होती है, ये appears early around 6 to 8 weeks but can be seen as early as 4। मोस्टली मतलब 6 से 8 वीक्स के दौरान होता है, लेकिन 4 पे भी अपीयर होना समटाइम्स शुरू हो जाता है। इंडिकेशन क्या होती है, इट इज प्रोबेबल साइन मीनिंग इट स्ट्रांगली सजेस्ट प्रेगनेंसी बट कैन ऑल्सो अकर इन अदर कंडीशंस सच एज इन्फेक्शन और हार्मोन थेरेपी। मतलब ये जो डिस्कलरेशन है, ये है तो प्रेगनेंसी का साइन, लेकिन प्रेगनेंसी के अलावा कब कब ये डिस्कलरेशन हो सकती है, हार्मोन थेरेपी के दौरान हो सकती है या फिर इन्फेक्शन में भी हो सकती है, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास हैगर साइंस। हैगर साइंस की डिस्क्रिप्शन ये है कि ये सॉफ्टनिंग एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट इस्टमस। आपने आपने आपको यूट्रस की एनाटॉमी तो पता होगी ना, जो सबसे लोअर पार्ट होता है, जो ओपनिंग होती है वो सर्विक्स होती है। और सर्विक्स के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो इस्टमस होता है। और सबसे जो वो ऊपर होती है वो फंडस होती है, ठीक है, जो बलून टाइप होती है। तो इसमें ये क्या होता है, हैगर जो होता है वो इस्थमस का की सॉफ्टनिंग को कहते हैं, ठीक है। और जो डिस्कलरेशन है वो होती है चैडविक साइन में, ठीक है। और हैगर साइन में क्या होता है, सॉफ्टनिंग हो जाती है। बेटा प्लीज म्यूट म्यूट योर सेल्फ, म्यूट कर लें आप, अ, ठीक है। तो ये होता है डिस्क्रिप्शन इसकी। हो गई कॉजेज क्या होते हैं, इंक्रीज ब्लड फ्लो और हार्मोनल चेंजेस ही होती हैं इन दोनों साइंस की रीजंस। और ये आता है 6 to 12 वीक्स में। अब ये है कि जो आपका चैडविक साइन है, उसमें क्या था, 6 to 8 वीक था। और हैगर्स जो है वो ये 6 to
12 वीक्स है। और चैडविक में ये था कि वो 4th वीक से भी अपीयर होना शुरू हो जाता है, बट हैगर साइंस जो है ये 6 to 12 में जाता है। कंसिडर्ड अ प्रोबेबल साइन विच वाइल इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट डेफिनेटिव ऑन ऑन इट्स ओन। ये रिलेटेड होता है प्रेगनेंसी से, लेकिन ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन नहीं ये करता, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये होता है। दिस इज वन ऑफ द सेकेंडरी साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। अदर रिलेटेड साइंस क्या होते हैं इसमें? गुडविल साइन एक होता है, ये भी सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स होती है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम isthmus सॉफ्टनिंग ऑफ हैगर्स विच बिगेन्स अराउंड 6 to 8 वीक्स। और एक बैलेटमेंट होती है, ये एक टेक्निक है वेयर द फीटस इज फेल्ड टू फ्लोट इन द एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग ए बाय मैनुअल एग्जामिनेशन। उसके बाद ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम साइंस पढ़ रहे हैं जो प्रेगनेंसी के साइंस हो सकते हैं, कौन कौन से किस किस तरह से प्रेगनेंसी को हम मतलब कि कंफर्मेशन किस किस मेथड से की जा सकती है, क्या क्या उसके साइंस होंगे। और साइंस वो होते हैं जिनको हम ऑब्जर्व खुद करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन से, जो हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा होगा। ठीक है। सिम्टम्स वो होंगे जो मदर बताएगी, जो एक प्रेग्नेंट लेडी बताएगी, जो उसका सब्जेक्टिव डाटा होगा कि मुझे जैसे मॉर्निंग सिकनेस महसूस होती है, मेरा दिल खराब होता है, मुझे वॉमिटिंग होती है, चक्कर आते हैं, तो वो होगा सब्जेक्टिव डाटा। और ये जो सारे साइंस हैं ये हैं ऑब्जेक्टिव डाटा, जिसे हम ऑब्जर्व या मेजर कर सकते हैं, जिसे नर्स ऑब्जर्व या मेजर करेगी। अब HCG का पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट होता है यूरिन का, जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ है। और सबसे अर्ली ऑन हमें इसी से पता चलता है। बाकी बाकी जो साइंस हैं वो तो किसी और कंडीशन में भी हो सकते हैं, बट ये वाला जो है ये सबसे 100% हमें कंफर्मेशन देता है। अभी हमारा लास्ट मिनट तकरीबन शुरू हो चुका है लेक्चर का, तो इसमें मैं आप सब लोगों को यही कहूँगी कि विश यू ऑल द बेस्ट। आज हमारा लास्ट लेक्चर था मेरे लिए। आप लोगों के साथ ये जो 2 वीक्स गुजरे हैं आप लोगों के साथ, ये बहुत अच्छे थे। बहुत मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत ही दिस इज़ रियली सेटिस्फाइंग टू हेल्प अदर्स, टू गाइड अदर्स। ठीक है। और बी प्रोडक्टिव। आप लोगों का रिस्पांस जो था वो भी बहुत मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल था। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। एंड आई वांट टू सी यू ऑल इन पोस्ट RN इंशाल्लाह ताला। आप लोगों की जो आपकी जहाँ पे आपकी विश है, जहाँ पे आप चाहते हो जिस कॉलेज में एडमिशन, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वाले कॉलेजेस में ही आप सबके एडमिशन्स हों। और अगला सफ़र जो है वो आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ और बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। और लास्ट पे मैं यही कहूँगी कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह ताला ये जो ग्रुप है इसमें भी आप लोगों से मेरा कांटेक्ट रहेगा। और मैं आप लोगों को जो मेन एकेडमी का ग्रुप है, सिल्वर लाइनिंग नर्सिंग एकेडमी का, उसमें भी आप सब लोगों को अब ऐड कर दूंगी, सो दैट जो हमारे फ्यूचर की चीज़ें होंगी, फ्यूचर की अपडेट्स होंगी, वो भी आप लोगों को मिलती रहें। और मेरा ये एक मेरे स्टूडेंट्स के साथ एक कनेक्शन होता है जो कि मुझे बहुत खुशी देता है, तो मैं फिर अपने सारे स्टूडेंट्स को उसमें ऐड कर लेती हूँ। इससे ये है कि आप लोग भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में रहते हो, एक दूसरे की हेल्प करते हो। उसमें आपके साथ MSN के स्टूडेंट्स भी होते हैं, BSN के स्टूडेंट्स भी होते हैं, पोस्ट RN के, स्पेशलिटी के। तो वो एक बहुत ही खूबसूरत हमारी फैमिली